हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो पी ब्लॉक के तत्व के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे समूह 18 के तत्व यानी कि उत्कृष्ट गैसों के बारे में, या फिर इसे आप बोल सकते हैं अक्रिय गैसें। उत्कृष्ट गैसें या फिर आप इन्हें बोल सकते हैं अक्रिय गैसें। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इन्हें आप उत्कृष्ट गैसें या फिर आप इन्हें बोल सकते हैं अक्रिय गैसें। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो अक्रिय गैसें हैं इन्हें जो है दीर्घाकार आवर्त सारणी में वर्ग 18 में, ये आप लोग याद रखिएगा, दीर्घाकार आवर्त सारणी में वर्ग 18। इसके अलावा अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात करेंगे तो वहां पर जो है इन्हें शून्य वर्ग में रखा गया है, शून्य वर्ग में। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में इन्हें जो है वर्ग 18 में। इसके अलावा जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार जो है इन्हें शून्य वर्ग में रखा गया है। तो यहाँ पर इस वर्ग में कौन कौन से तत्व हैं? इसमें है आपका हीलियम, इसके अलावा इसमें दूसरा तत्व है नियॉन यानी कि Ne, इससे लिखा जाता है नियॉन, इस प्रकार से। इसके अलावा इसमें है ऑर्गन, ये हो जाएगा ऑर्गन। इसके अलावा यहाँ पर जो है इसमें ऑर्गन के अलावा यहाँ पर है क्रिप्टॉन यानी कि Kr, क्रिप्टॉन। इसके अलावा इसमें है जीनॉन यानी कि Xe, इससे बोला जाता है जीनॉन। और इसके अलावा इसमें है यहाँ पर रेडॉन यानी कि Rn, यहाँ पर ये हो जाएगा रेडॉन। तो ये टोटल 6 तत्व यहाँ पर जो है इस समूह में रखे गए हैं। तो यहाँ पर जो हीलियम है, नियॉन है, इसके अलावा आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन, ये जो सभी है, यहाँ पर इन सभी गैसों को जो है रेले ने खोजा था। यानी कि यहाँ पर आप बता सकते हैं कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, इन गैसों की खोज जो है रेले ने की है। इन गैसों की खोज रेले ने की है। तो इन गैसों की खोज जो है वो रेले ने की है। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग रेडॉन की बात करें तो इसकी खोज जो है डॉर्न ने की है, रेडॉन की खोज जो है डॉर्न ने की है। बाकी इन सभी गैसों की यहाँ पर खोज जो है रेले ने की है। इसके अलावा इन्हें जो है अक्रिय या फिर उत्कृष्ट गैसें क्यों कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा कि ये सभी तत्व जो है रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, यानी कि ये जो है रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें अक्रिय या फिर उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ये सभी तत्व जो है यहाँ पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं, इसलिए इन्हें जो है अक्रिय गैसें बोला जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो रेडॉन है ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि रेडॉन जो है ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व। तो रेडॉन यहाँ पर जो है एक रेडियो एक्टिव तत्व हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ऑर्गन है, यहाँ पर जो ऑर्गन दी गई है, ये जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है। यानी कि यहाँ पर इन सभी गैसों में आर्गन जो है इसकी मात्रा जो है वायुमंडल में अधिकतम है, और ये लगभग जो है यहाँ पर कितनी है, 1% है। ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि रेडॉन के अतिरिक्त यहाँ पर ये सभी जो गैसें हैं ये जो है वायुमंडल में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित हैं, और इनमें से जो आर्गन है इसकी प्रचुरता जो है यहाँ पर अधिक है, लगभग 1% यहाँ पर होती है। ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हीलियम है, अगर इसके हम लोग परमाणु क्रमांक की बात करें तो हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 2, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। इसके अलावा नियॉन का होता है 10, आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18।
इसके अलावा क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक होता है 36 यानी कि 36। इसके अलावा जीनॉन का परमाणु क्रमांक होता है 54 यानी कि 54। और इसके अलावा रेडॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 86 यानी कि 86। तो इन सभी के परमाणु क्रमांक आप लोग याद रखेंगे। अगर इनके सामान्य लक्षण की बात करें तो इन सभी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है NH2 NP6। इन सभी के बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NH2 NP6 होता है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर ये जो है हीलियम को छोड़कर, क्योंकि अगर आप हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल होता है 1H2, इसमें कहीं पर भी P नहीं आएगा। इसके अलावा जितने हैं इन सभी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इनके बाह्य कोश में NH2 NP6 होता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर आप बाकी के जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग नियॉन की बात करें तो नियॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2H2 2P6 है। इसी प्रकार से आर्गन का जो है वो 3H2 3P6 है। क्रिप्टॉन की बात करें तो ये 4H2 4P6 है। इसके अलावा जीनॉन की बात करें तो ये 5H2 5P6 है। इसी प्रकार से रेडॉन की बात करेंगे तो इसके बाह्य कोश में 6H2 और 6P6। तो वही बताया गया था इन सभी के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है NH2 NP6। N का मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 है, इसमें 3 है, उसी प्रकार से 4 है। तो याद रखिएगा इन सभी के जो बाह्य कोश है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो NH2 NP6 होता है। लेकिन यहाँ पर जो है हीलियम को छोड़कर बाकी सभी की बात हो रही है, क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1H2 होता है केवल। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। तो वही ध्यान दीजिए यहाँ पर इसमें बताया गया है कि आवर्त सारणी के वर्ग 18 अथवा शून्य वर्ग में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन तथा रेडॉन को जो है रखा गया है। ये सभी तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं तथा साधारण ताप पर जो है ये गैस हैं। अतः इन तत्वों को जो है अक्रिय या फिर उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा इन गैसों की खोज जो है वो रेले ने की है। इसके अलावा यहाँ पर जो रेडॉन है इसकी खोज जो है किसने की थी, वो डॉर्न ने की थी। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इनके लक्षण। तो ये गैसें जो है वो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा एक परमाणविक होती हैं। यहाँ पर ये सभी गैसें जो है वो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, इसके अलावा एक परमाणविक होती हैं। इसके अलावा उत्कृष्ट गैसों की जो त्रिज्याएं हैं वो वांडर वाल्स त्रिज्याएं होती हैं। उत्कृष्ट गैसों की त्रिज्याएं जो है ये वांडर वाल्स त्रिज्याएं होती हैं, जो कि सह संयोजक त्रिज्याओं से उच्च होती हैं। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए इनका आयनन विभव जो होता है वो उच्च होता है, क्योंकि उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो स्थायी व पूर्ण होता है। क्योंकि सब में देख सकते हैं आप लास्ट में P6 आया है जो कि पूर्ण है, इसीलिए यहाँ पर जो है इनका आयनन विभव उच्च होता है। अतः इलेक्ट्रॉन के निष्कासन में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन के निष्कासन में अधिक ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो है इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान जो होता है वो अधिक धनात्मक होता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो है जल में अल्प विलेय होती हैं। उत्कृष्ट गैसें जो है ये जल में अल्प विलेय होती हैं। इसके अलावा याद रखिएगा उत्कृष्ट गैसों के लिए Cp/Cv इसका जो मान होता है वो लगभग 1.66 होता है। ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए उत्कृष्ट गैसों की प्राप्ति, यानी कि उत्कृष्ट गैसें जो है कैसे प्राप्त होती हैं। तो इसके लिए ध्यान दीजिए अक्रिय गैसों का जो मुख्य स्रोत है वो रेडियो एक्टिव खनिज, इसके अलावा प्राकृतिक गैस तथा वायुमंडल है। ये जो है अक्रिय गैसों के मुख्य स्रोत हैं। इसके अलावा हीलियम का मुख्य स्रोत जो होता है वो मोनाजाइट सैंड है, जो कि एक रेडियो एक्टिव खनिज है। इसके अलावा हीलियम तथा रेडॉन को जो है रेडियम के रेडियो एक्टिव विघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो हीलियम और रेडॉन है ये जो है रेडियम के रेडियो एक्टिव विघटन द्वारा प्राप्त होती हैं।
जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर रेडियम की बात करें तो आप लिख सकते हैं RA, यहाँ पर हो जाएगा 88। इसके अलावा आप बता सकते हैं यहाँ पर 226, तो यहाँ पर ये है रेडियम। तो इसका जब यहाँ पर रेडियो एक्टिव विघटन होता है तो यहाँ पर प्राप्त होता है आपका रेडॉन, यानी कि RN, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसमें यहाँ पर हो जाएगा 86 यानी कि 86। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा 222, और इसके साथ ही इसमें बनता है हीलियम, यानी कि He, ये होता है 2 और 4। इसीलिए यहाँ पर बताया गया था कि हीलियम तथा रेडान जो है ये रेडियम के रेडियो एक्टिव विघटन द्वारा भी प्राप्त किए जाते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला यहाँ पर क्लीवाइट खनिज में हीलियम भी उपस्थित होती है, यानी कि जो क्लीवाइट खनिज है उसमें आपकी हीलियम उपस्थित होती है। इसके अलावा वायु में उत्कृष्ट गैसों का पृथक्करण फिशर जो है रिंगे विधि द्वारा किया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि वायु में उत्कृष्ट गैसों का पृथक्करण जो है वो फिशर रिंगे विधि द्वारा किया जाता है। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर अगला, यानी कि जो हीलियम तथा नियान है इनके मिश्रण को 93 केल्विन पर चारकोल के संपर्क में लाने पर नियान जो है पूर्ण रूप से अधिशोषित हो जाती है। हीलियम मुक्त हो जाती है परंतु अधिशोषित नहीं होती है। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए उत्कृष्ट गैसों के उपयोग, यानी कि इन गैसों का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए रक्त में कम विलेयता के कारण हीलियम तथा ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग जो है गोताखोरों द्वारा सांस लेने में किया जाता है, यानी कि गोताखोरों द्वारा सांस लेने में जो है यहाँ पर हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हल्की तथा अज्वलनशील होने के कारण हीलियम जो है गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों आदि को जो है भरने में प्रयुक्त की जाती है। इसके अलावा हीलियम का उपयोग जो है वो गैस शीतित नाभिकीय रिएक्टरों में भी किया जाता है। इसके अलावा जो नियॉन है इसका उपयोग कोहरे को भेदने वाले लैंप बनाने में किया जाता है। इसके अलावा नियॉन जो है वो ट्यूब विज्ञापन चिन्हों के रूप में जो है सजावट करने में प्रयुक्त होती है। इसके अलावा ध्यान दीजिए आप यहाँ पर इसमें बता सकते हैं कि जो आर्गन है इसका उपयोग उच्च ताप धातुकर्मी प्रक्रमों में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। आर्गन का उपयोग जो है निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आर्गन जो है वो विद्युत बल्बों को भरने में प्रयुक्त होती है। इसके अलावा क्रिप्टॉन और जीनॉन गैसें जो है ये आर्गन के स्थान पर जो है बल्बों में भरने में प्रयुक्त होती हैं, यानी कि आर्गन के स्थान पर क्रिप्टॉन और जीनॉन गैसें जो है बल्ब में भरी जा सकती हैं। इसके अलावा क्रिप्टॉन और जीनॉन का जो मिश्रण है ये उच्च गति फोटोग्राफी के लिए जो है प्रयुक्त कुछ चमकने वाली ट्यूबों में होता है। इसके अलावा इसका उपयोग जो है, यानी कि जो रेडॉन है इसका प्रयोग कैंसर की रेडियोथेरेपी चिकित्सा में किया जाता है। तो आप यहाँ पर उत्कृष्ट गैसों के उपयोग जो है वो याद रखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पर पढ़ेंगे जीनॉन के यौगिक के बारे में, यानी कि जीनॉन द्वारा जो है बहुत सारे तत्व बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका जो आयनन विभव होता है वो अन्य सभी उत्कृष्ट तत्वों से जो है कम होता है। जीनॉन का जो आयनन विभव होता है वो अन्य उत्कृष्ट तत्वों से कम होता है, और ये जो है उत्कृष्ट गैसों में जो जीनॉन है ये सबसे अधिक क्रियाशील है। ये आप लोग याद रखिएगा। यह जो है ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन के जो है साथ साथ बहुत से यौगिकों का निर्माण करती है। तो अगर इसके यौगिक की बात करें तो इसका एक यौगिक बता सकते हैं आप, जीनॉन फ्लोरीन यौगिक। जीनॉन फ्लोरीन, जीनॉन फ्लोरीन यौगिक, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर जीनॉन के फ्लोराइड। चाहे तो आप बोल सकते हैं जीनॉन फ्लोरीन यौगिक, या फिर आप बोल सकते हैं जीनॉन के फ्लोराइड। और इसमें आप बता सकते हैं पहला जीनॉन, जीनॉन डाइफ्लोराइड, जीनॉन डाइफ्लोराइड, ये हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला यानी कि सूत्र होता है XeF2, ये हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड आप इसमें बता सकते हैं जीनॉन
टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, ये हो जाएगा। और इसका सूत्र होता है XeF4, ये हो जाएगा। और इसके अलावा आप यहाँ पर थर्ड बता सकते हैं इसमें जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड। और इसके अगर फार्मूले की बात करें तो ये होता है XeF6, ये हो जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें तो आप जीनॉन ऑक्सीजन यौगिक के बारे में बता सकते हैं, जीनॉन ऑक्सीजन यौगिक। और इसमें आप पहला यहाँ पर बता सकते हैं जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, ये हो जाएगा। और अगर इसके सूत्र की बात करें तो वो आप बता सकते हैं यहाँ पर XeOF4, ये होता है। इसके अलावा आप सेकेंड यौगिक यहाँ पर बता सकते हैं जीनॉन ट्राई ऑक्साइड, जीनॉन ट्राई ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड, ये हो जाएगा। और इसके अगर सूत्र की बात करें तो ये होता है XeO3, ये हो जाएगा। तो ये आप जो यहाँ पर इन सभी यौगिकों के बारे में याद रखेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग संरचना की बात करें तो यहाँ पर जो जीनॉन डाइफ्लोराइड होता है, इसकी संरचना जो होती है वो रैखिक होती है। अगर इसकी संरचना की बात करें तो संरचना जो होती है वो इसकी रैखिक होती है। इसके अलावा अगर जीनॉन टेट्राफ्लोराइड की बात करें तो इसकी संरचना वर्ग समतलीय होती है, वर्ग समतलीय। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग जीनॉन हेक्साफ्लोराइड की बात करें तो इसकी जो है विकृत अष्टफलकी होती है। आप बता सकते हैं यहाँ पर इसकी जो संरचना होती है वो विकृत अष्टफलकी होती है, अष्टफलकीय। तो ये यहाँ पर जो है इन यौगिकों की संरचना हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड की संरचना की बात करें तो इसकी संरचना जो होती है वो वर्ग पिरामिडीय होती है, वर्ग पिरामिडीय इसकी संरचना हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर जीनॉन ट्राइऑक्साइड की बात करें तो इसकी संरचना त्रिकोणीय पिरामिडीय होती है। यहाँ पर आप बता सकते हैं इसकी जो संरचना होती है वो त्रिकोणीय पिरामिडीय होती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर इन सभी यौगिकों की संरचना के बारे में। तो अब ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब अगला चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।